कहा जा रहा है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई बढ़ी है हमारे इंपोर्ट के कारण, हमारे आयात के कारण से बढ़ी है। ठीक है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ये बताया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इसको छुपाने के लिए इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कर रही है। आपका क्या है कि जो आपका जो IMR में क्या है, जो बच्चों का जो मृत्यु दर है वो 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 5 ही मर पा रहे हैं। पहले ज्यादा होता था कि इंडियन इकोनॉमी हमारी जो है वो $3 ट्रिलियन की है। कितने की है? लगभग $3 ट्रिलियन की है। और सरकार का टारगेट क्या है? 2024-25 तक हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का लगाने की जो टारगेट है, जो लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे 2024-25 तक। क्या होता है, अक्सर जैसे सुने होंगे कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है भारत की, लेकिन वो पता ही नहीं ट्रिलियन क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिलियन क्या होता है देख लेते हैं आज। गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इकोनॉमी का जो बजट क्लास डिस्कस किए थे, इससे जस्ट पहले बजट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किए थे, उसी से संबंधित, उसी के आगे अब वो कॉन्सेप्ट हो गया बजट का। तो अब जो इस बार का 2022 और 23 का जो आपका बजट आया है, और बजट से जस्ट पहले एक आता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर बजट में इस बार के जो क्या क्या फीचर्स हैं। पहले आर्थिक सर्वेक्षण के फीचर्स देखेंगे, तब बजट के देखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं बजट क्या होता है और आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है। बजट आता है 1 फरवरी को, उससे जस्ट एक दिन पहले यानी कि 31 जनवरी को आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा जाता है कि जो भी पुराने साल, यानी कि जो अभी कौन सा साल, वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, ये जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 2021 और 22 कब तक रहेगा? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये वित्तीय वर्ष रहेगा। ठीक है, तो ये जो जब तक 31 मार्च 2022 तक ये वित्तीय वर्ष रहेगा, तो इसका जो जो चीजें इकोनॉमी में जो चीजें हुई हैं, यानी इकोनॉमी का ये रिपोर्ट कार्ड देता है। बजट क्या बताता है इसके बाद, यानी 2022 से लेकर के 23 तक का, यानी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक बजट रहेगा। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या है, 1 साल पहले, यानी जो अभी चल रहा है 2021 से 22 तक, यानी इस साल का क्या रहा है, जैसे कि इस साल का जो आपका कैसी इकोनॉमी रही है, इकोनॉमी की दशा क्या रही है, उसके क्या क्या चैलेंजेस थे, और उसमें कौन कौन सी संभावनाएं नजर आ रही थी, किन किन स्कीमों पर कितना जो पैसा अलॉट किया गया था, कितना खर्च किया गया, और उसका क्या आउटपुट निकला। जिसमें आउटपुट नहीं निकला उससे संबंधित योजना को सरकार को फिर से रिकमेंड करना कि ये चीजें हम पैसा खर्च किए, नहीं हो रहा है। तो पूरी जो इकोनॉमी की एनालिसिस होती है, विश्लेषण होती है, वो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया जाता है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण इस साल, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का जो भी डेवलपमेंट हुआ आर्थिक क्षेत्र में, उससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड होता है, किसमें? आर्थिक सर्वेक्षण में। और उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जैसे इसमें बताया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में कि आपका प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर किस गति से ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस गति से, सर्विस सेक्टर किस गति से ग्रो कर रहा है, इस बार हमारा फिस्कल डेफिसिट यानी कि घाटा क्या रहा। तो ये सारी चीजें इसमें बताई जाती हैं। उसी के अनुसार 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक हमारा क्या बनता है? बजट का निर्माण किया जाता है कि पिछले साल का ये ट्रेंड रहा, इसके अकॉर्डिंग हम नए साल की ये अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इन क्षेत्रों में इतना पैसा आएगा, इन मदों में इतना पैसा खर्च करेगा। ये स्कीम को चला रहे हैं तो इस स्कीम में थोड़ा सा और ज्यादा अमाउंट देने की जरूरत है या फिर किसी में कम करने की जरूरत है। ये सारी चीजें जब आर्थिक सर्वेक्षण सरकार देख लेती है, उसके अनुसार डिसाइड कर लेती है कि अब इस बार किस योजना को ज्यादा फोकस करना है और किस तरीके से फोकस करना है, कि ताकि हमारा अधिक से अधिक पैसा लगाने पर आउटपुट निकले। ठीक है, तो सिंपली क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण एक रिपोर्ट कार्ड है जो अभी फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीता है यानी जो चल रहा है उसी का विश्लेषण होता है आर्थिक सर्वेक्षण। और बजट क्या होता है, अगले साल का एक डाटा होता है कि अगले साल हम इन तरीकों से इन सेक्टर में इतना पैसा खर्चा करेंगे, इस तरीके से खर्चा करेंगे। ये बजट में यानी अगले साल का बजट आता है और पिछले साल का पूरा डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में आता है। ठीक है, तो आज अभी आर्थिक सर्वेक्षण अभी देख रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में क्या है
कि बता दिए रिपोर्ट कार्ड होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी रहती है ये पिछले साल का। जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग देखें तो उसमें दो चीजें आती हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण में पिछले क्लास में बताए थे कि क्या होता है कि आपका लास्ट ईयर का इनकम एक्सपेंडिचर होता है, दूसरा करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर। तो वही लास्ट ईयर वाला जो डाटा होता है वो आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में पेश किया जाता है। पहले ये आर्थिक सर्वेक्षण 2 वॉल्यूम में आता था, अब क्या इस बार इंटीग्रेट करके एक ही वॉल्यूम में आया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण कौन तैयार करता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करता इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, आर्थिक मामलों का विभाग। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आर्थिक मामलों का जो विभाग है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, ये तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, और इसमें मुख्य भूमिका होती है किसकी? मुख्य आर्थिक सलाहकार की, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मुख्य आर्थिक सलाहकार जो होते हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो वेंकट अनंत नागेश्वर। ठीक है, केवल आप वी अनंत नागेश्वर याद रखिएगा। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस समय कौन है? अनंत नागेश्वर साहब है। ठीक है, अभी हाल ही में वो जनवरी में नियुक्त हुए हैं। इसके बाद क्या है कि पहली बार जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ था वो कब हुआ था? 1950-51 में। पहली बार हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कब आया था? 1950-51 में। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण का कॉन्सेप्ट उसी समय से जब हम गणतंत्र होते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण पहले अलग से नहीं आता था, ये 1950-51 से लेकर के 1964 तक ये आम बजट के साथ ही, यानी जनरल बजट जो आता था उसी में आर्थिक सर्वेक्षण मिला रहता था। दोनों साथ में आते थे। आम बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कब आता था? दोनों मिल करके साथ में आते थे, साथ में लिया जाता था। जिस तरीके से अभी आम बजट और रेल बजट लिया जाता है, साथ ही में लिया जाता है। तो उस समय आर्थिक सर्वेक्षण और आपका बजट दोनों 1950-51 से लेकर 64 तक साथ में आया था। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 1964 के बाद आर्थिक सर्वेक्षण एक अलग आने लगा, बजट अलग आने लगा, जो अभी आता है। 1964 से अभी तक अब क्या है? एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, उसके जस्ट बाद यानी 1 फरवरी को क्या आ गया? बजट आ गया। पहले क्या होता था कि 31 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण आता था और 1 अप्रैल को बजट आता था। 2017 से पहले की कहानी है। ठीक है, अभी 31 मार्च आर्थिक बजट और 1 फरवरी बजट आता है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। इसके बाद क्या है? जीडीपी ग्रोथ। इसमें बताता है ना कि क्या क्या डाटा रहा है पिछले साल का, यानी 2021-22 का क्या डाटा रहा। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ किस गति से हुआ है? 8 से लेके 8.5%। कितना? 8 से 8.5%। यानी कि जो 2020-21 में ग्रोथ हमारा था, अगर हमारा ग्रोथ 100 रुपये हमारे पास था, तो इस बार इस साल में हमको कितना मिला? 108 रुपये मिला। 108 से 108.5 अगर 100 रुपया है तो बात समझ में आई। 100 रुपये अगर हमारी जीडीपी थी पिछले साल, तो इस बार कितनी की हो गई? 108 रुपये। यानी कि जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ? 8 से 8.5% हुआ। ठीक है, ये बताइए अब आगे क्या होगा? बजट वाले में देखेंगे। यानी अब अगले साल यानी 2022 से 23 में क्या रहेगा वो बजट में बताया जाएगा। जो भी 2022 से 23 का डाटा है वो सरकार बजट में बताती है कि हम इतना टारगेट रख रहे हैं अगली साल जीडीपी ग्रोथ रखने का। लेकिन पिछले साल का क्या रहा है ये आपका इकोनॉमिक सर्वे बताता है, आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि 8 से 8.5% का हमारा ग्रोथ रहा है। इसके बाद इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। अभी इकोनॉमी की क्लास हम आपको लेके आएंगे चैप्टर वाइज, इकोनॉमी की पूरी कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कराएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा ये बजट हाल में आया है तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमी का 30 से 40% आपका वहीं तैयार हो जाता है जैसे ही आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए पहले इसको कर दे रहे हैं, इसके बाद हम चैप्टर वाइज खुद ही लेके आएंगे। पूरा बैंकिंग सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी और आपका इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लेशन क्या होती है, यानी महंगाई क्या होती है, मुद्रा क्या होती है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, सब कुछ लेकर के आएंगे आगे चल के। तो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र का ग्रोथ कितना रहा? 3.9% का ग्रोथ रहा प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र का ग्रोथ कितना रहा? 11.8% रहा है।
द्वितीयक क्षेत्र 11.8%। पिछले साल कोरोना महामारी में ये सब माइनस में चले गए थे, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब कुछ लॉकडाउन था तो माइनस में इनका ग्रोथ था। पिछली बार किसका सबसे ज्यादा ग्रोथ था? तो प्राइमरी सेक्टर, कृषि हर जगह चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्रीज और जो सर्विस थी वो सब कुछ बंद हो गया था। तो द्वितीय क्षेत्र का ग्रोथ पिछले साल यानी 2021-22 में क्या है आपका 11.8% है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र आपका सर्विस सेक्टर का ग्रोथ कितना है? 8.2% है। तृतीय क्षेत्र का ग्रोथ क्या है? 8.2%, 8.2% है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीन सेक्टर जो है, इसका हल्का सा ब्रीफ कर दे रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, यानी हमारा जो वर्क फोर्स है वो सबसे ज्यादा किस सेक्टर में लगा हुआ है? तीनों सेक्टर में। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? कृषि है, एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, लघु कुटीर उद्योग है, ठीक है, खनन है, माइनिंग वगैरह, ये सारी चीजें प्राथमिक सेक्टर में आती है। सबसे ज्यादा लोग किस में लगे हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन प्राथमिक क्षेत्र का क्या है? सबसे कम है, लगभग 15% से कम है, 15 से 20% के बीच में ये कर रहता है। तो अगर सबसे ज्यादा लोग यानी कि आधी आबादी हमारी लगभग 50% के आसपास प्राथमिक क्षेत्र में आबादी लगी हुई है, लोग ज्यादा लगे 50% लगे, लेकिन जीडीपी कंट्रीब्यूशन उनका 15 से 20% के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। और द्वितीय क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र में इसका ग्रोथ अभी हमारे यहाँ कम है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किसका? तृतीय क्षेत्र। तृतीय सेक्टर में जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, लगभग कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है? 55%, लगभग 55% कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, किसका? तृतीय क्षेत्र का, और इसमें लोग सबसे कम होते हैं। तो थोड़ा सा एक पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा कि हमारी वर्क फोर्स सबसे ज्यादा किस सेक्टर में लगी है? प्राथमिक सेक्टर में, और जीडीपी में आउटपुट इसका क्या है? सबसे कम है। प्राथमिक क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हैं, लेकिन आउटपुट जीडीपी कंट्रीब्यूशन यानी जीडीपी में योगदान इनका कम है। हमारे 100% में 15 से 20% है, जबकि आबादी हमारी प्राथमिक क्षेत्र में कितनी लगी है? 50% के लगभग लगी है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में क्या है कि सबसे कम लोग लगे हैं सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में क्या होता है? बैंकिंग है, बीमा है, आपका कोई भी गवर्नमेंट सर्विस दे रहा, टीचिंग है, सब कुछ क्या है? सर्विस सेक्टर में आता है। हम लोग सर्व कर रहे हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हैं। आप प्लेट लेके बैठे हुए हैं खाने के लिए और हम आपको उसको दे रहे हैं, सिंपल सी चीज है, सर्विस कर रहे हैं हम आपकी। इसी तरीके से बैंक में आपको जाते हैं तो बैंक के जो ऑफिसर होते हैं, जो क्लर्क होते हैं, जो भी होते हैं, वो आपको क्या कर रहे होते हैं? सर्व कर रहे होते हैं। तो ठीक है, ये चीजें होती हैं। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर हमारा सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, 55% के आसपास, सबसे कम आबादी लगी रहती है। ये अंतर इस दोनों का समझिएगा थोड़ा सा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डाटा मेन याद रखिएगा कि प्राथमिक सेक्टर किस परसेंट से ग्रो कर रहा है, द्वितीयक सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस गति से ग्रो कर रहा है, और सर्विस सेक्टर किस गति से ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हमारा इस बार क्या हुआ? तो बढ़ा है। कितना परसेंट बढ़ा है? 16.5% बढ़ा, 16.5% हमारा निर्यात बढ़ा है। हमारा आर्थिक सर्वेक्षण बताता है हमको। ये डाटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डाटा, क्योंकि ये कौन पब्लिश कर रहा है? भारत सरकार कर रही है, वित्त मंत्रालय कर रहा है। वित्त मंत्रालय का कौन सा डिपार्टमेंट? इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो भारत सरकार का डाटा आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एग्जाम किसकी देनी है? भारत सरकार की देनी है अल्टीमेट। तो इसके बाद एक्सपोर्ट तो बढ़ गया 16.5%, आयात कितना बढ़ा? तो 29.5%, 29.4%, राउंड फिगर में आप 29.5% कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना क्लोज ऑप्शन नहीं देगा आपके एग्जाम में। हमारा आयात बढ़ा है 29%, 29.4%, और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात बढ़ा है कितना? निर्यात बढ़ा है 16.5%, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा? राजकोषीय घाटा। सारा डाटा आप एक जगह लिख लीजिएगा, 1-2 पेज में आएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार याद करने की कोशिश करिएगा। राजकोषीय घाटा जिसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है, और ये राजकोषीय घाटा कितना है? 6.9%। इस साल का 2021-22 का जो राजकोषीय घाटा, 21-22 याद रखेगा, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 का, तो इसका राजकोषीय घाटा कितना बताई है गवर्नमेंट? 6.9%। घाटा, राजकोषीय घाटा किसको कहते हैं? जैसे घाटा तो तभी होगा ना कि हमको इनकम, वही एक कहावत है ना कि आपका क्या कहते हैं भाई उसको, आय अठन्नी और खर्चा रुपया, इस तरीके से है कोई कहावत। तो आपका अगर इनकम जो है यानी 50 पैसे और खर्चा 1 रुपए कर देंगे तो फिर आपको घाटा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है
राजकोषीय घाटा क्या मतलब? टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। जो आपका टोटल आय है उसमें से टोटल खर्चा माइनस कर देंगे, तो अगर वो घाटा होगा तो क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट। अगर वो फायदा होगा तो वो सरप्लस में जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, जैसे आपको उदाहरण भी दिए थे कि हमको घर से अगर 4,000 रुपये मिल रहा है महीने का, अगर उसमें करते करते अंतिम के महीने आते आते कुछ खर्च ज्यादा हो जाता है, 4,200 4,300, तो हम क्या करते हैं? किसी दूसरे से उधार लेते हैं, किसी दूसरे से उधार लेते हैं, तो तब जाकर के पूरा करता है। अगर हम सक्षम हो जाएं तो उसमें क्या करेंगे कि तुरंत मतलब कुछ चुकाने की कोशिश करेंगे अगले महीने में। अगर नहीं हो पाते हैं तो उससे पे कुछ इंटरेस्ट वगैरह होगा तो उसको दे देंगे। इसी तरीके सरकार भी क्या करती है, अगर खर्च ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करती है? बाहर से ले लेती है पैसा, फिर उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे करती है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा का मतलब क्या है? हमारा इनकम कम है खर्चा की अपेक्षा, तो इसलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। तो डेफिसिट कितना है? 6.9%, ठीक है। 100 रुपया का हमारा खर्च था और हमने 106.9% खर्च कर दिया। आय हमारा 100 रुपए का था, खर्च 106 रुपया 9 पैसा कर दिए, तो इसलिए ये 106.9% क्या हो गया? घाटा हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व किसको कहते हैं? विदेशी मुद्रा। फॉरेक्स रिजर्व का क्या मतलब होता है? विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्राएं यानी कि डॉलर है, पाउंड है, तो ये जो विदेशी मुद्राएं होती हैं ये हमारे यहाँ कितनी है? तो हमारे यहाँ जो विदेशी मुद्रा है 634 बिलियन डॉलर है। याद रखिएगा एग्जैक्ट फिगर, ये 634 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा जिस देश में ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि वो देश की इकोनॉमी अच्छी है, स्टैब्लिश इकोनॉमी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी विदेशी मुद्रा होती है तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो हमको आसानी से कर्ज देने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है, तो इसलिए हमारी इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो विदेशी मुद्रा के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पे सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व चाइना के पास, फिर जापान के पास, फिर स्विट्जरलैंड के पास, उसके बाद आपका इंडिया है। तो इंडिया के पास विदेशी मुद्रा के मामले में चौथा स्थान, एग्जैक्ट डेटा याद रखिएगा। और कितना बिलियन डॉलर है? 634 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी मुद्रा है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई हमारी कितनी है? 12.5% पर चल रही है। कितनी? 12.5%। इसका मतलब क्या है? जो सामान हमको पिछले साल 100 रुपए में मिलता था वो इस बार कितने रुपए मिल रहा है? तो 112.5 रुपए में। जो सामान पिछली बार हमको 100 में मिला था इस बार कितना मिल रहा है? 112.5 रुपए में, यानी कि 12.5% महंगाई आपकी बढ़ गई, ठीक है। तो ये चीजें होती है। महंगाई दर हमारी कितनी है इस समय? 12.5%। महंगाई दो तरीके की होती है। एक तो महंगाई मापा जाता है सीपीआई पर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी हमको जिस दाम पर, कंज्यूमर को यानी उपभोक्ता को जिस दाम पे सामान मिल रहा है उसमें कितनी महंगाई है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की महंगाई कितनी है? सीपीआई 5.6%। नॉर्मली आपको यही याद रखना है, थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा, अगर हो जाए तो, याद हो जाए तो। सीपीआई में महंगाई दर कितनी है? 5.6%। डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल पर कितनी महंगाई है? होलसेल प्राइस इंडेक्स पर, तो वो महंगाई है आपकी 13.6%। यही जो WPI है यही ज्यादा होने के कारण हमारी महंगाई बढ़ गई है। इसी के कारण से WPI में क्या होता है कि WPI वाला जो बास्केट, CPI वाले में घरेलू चीजें होती है, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर घरेलू चीजें जो भी चीजें होती है वो किस बास्केट में रखी जाती है? तो CPI के बास्केट में। उनकी महंगाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है, 5.6%। WPI में जैसे कच्चा तेल हम विदेशों से मंगाते हैं, ठीक है, वो क्या है? महंगा मिल ही रहा है। जब वो महंगा वहां से मिलेगा तो हम भी महंगा बेचेंगे, उसी के हिसाब से बेचना पड़ेगा उसका क्या नाम है, रिफाइन करके, उसके बाद जो आपका उसमें अगर कोई एथेनॉल वगैरह मिलाना हो तो सब कुछ करके प्रोसेसिंग करके उसको बेचते हैं। तो इसीलिए WPI थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि महंगा क्रूड ऑयल हमको मिल ही रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है? इस समय इन्फ्लेशन का एक और टर्म दिया जा रहा है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि ये बाहरी इंपोर्ट किया हुआ इन्फ्लेशन है, बाहर से ही हमको महंगा मिल रहा है, इस कारण से WPI में ज्यादा है। और इस बार की इन्फ्लेशन को क्या कहा जा रहा है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई बढ़ी है हमारे इंपोर्ट के कारण, हमारे आयात के कारण से बढ़ी है,
ठीक है। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ये बताया जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट इसको छुपाने के लिए इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कर रही है, लेकिन अब कर रही है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अनुसार नहीं चलेंगे तो परीक्षा किसकी देनी है, उसी की देनी है। तो उसके जो डाटा है, डाटा में क्या नाम रखा गया है, वो सारी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे यहाँ स्टार्टअप का मतलब क्या है, जो भी स्वरोजगार की चीजें हैं, जो भी नई यानी कि क्रिएटिव चीजें लोग करते हैं, उसका इकोसिस्टम क्या है। हमारे यहाँ स्टार्टअप का, नए नए छोटे छोटे उद्यम और एमएसएमई का क्या रोल है। तो आपका एमएसएमई जो है आपका, वो एमएसएमई जो है, यानी एमएसएमई जो होते हैं, स्टार्टअप जो होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एमएसएमई बोला जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो ये जो एमएसएमई है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे उसमें, क्या नाम है, इकोनॉमी में। जैसे छोटे मोटे उद्योगों में लगभग 10 से 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन की, तो जो एमएसएमई है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर का हो, लगभग वो जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूशन करते हैं, तीनों सेक्टर के जो भी एमएसएमई है, छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं। इस तरीके का जो एमएसएमई होते हैं, वो अगर निर्यात की बात करें तो निर्यात में आपका 47% एक्सपोर्ट में योगदान रहता है, किसका, एमएसएमई का, यानी स्टार्टअप का, छोटे छोटे उद्योगों का। तो हमारे अब धीरे धीरे स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है बहुत अच्छा हो गया। तीसरा स्थान हो गया है कि अमेरिका, चाइना और फिर भारत। सबसे अच्छा इकोसिस्टम स्टार्टअप का अमेरिका में, फिर चाइना में, तब फिर कहाँ है, भारत में है। 2021 में इकोनॉमिक सर्वे बताया है कि 44 स्टार्टअप ऐसे हैं जो कि यूनिकॉर्न बन गए, UNICORN, यूनिकॉर्न बन गए। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, पॉपकॉर्न का छोटा भाई नहीं है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक अलग चीज है। क्या है कि ऐसे स्टार्टअप जिनकी नेटवर्थ जो है, जो वैल्यू है, वो कितनी है, $1 बिलियन, $1 बिलियन, $1 बिलियन की जिनकी नेटवर्थ जिन स्टार्टअप की होती है, उनको क्या बोल दिया जाता है, यूनिकॉर्न, ठीक है। तो 44 जो स्टार्टअप है वो क्या इस बार 2021 में बने, यूनिकॉर्न। टोटल इंडिया में कितने यूनिकॉर्न हैं, तो 83 यूनिकॉर्न इंडिया में है। 2021 में 44 यूनिकॉर्न बने हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, यूनिकॉर्न $1 बिलियन उसका नेटवर्थ होना चाहिए, ठीक है, संपत्ति होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, गवर्नमेंट इस बार बोली है कि एक गवर्नमेंट शुरू की, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट, जैसे आपका अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, उसी तरीके से सरकार अपनी एक प्लेटफॉर्म लेके आई है जिसका नाम क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। और वो उसमें ये बताने की कोशिश की है कि जो है कि आपका फ्लिपकार्ट और अमेजन कई सारे चीजों का दाम दी है कि देखिए दोनों के बराबर लगभग दाम है, कोई अंतर नहीं है। तो अब आप लोग आगे चल के अमेजन, फ्लिपकार्ट के अलावा गवर्नमेंट ई मार्केट पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद क्या डाटा रहा है, इसके बाद डाटा ये है कि गवर्नमेंट बताई है, भारत सरकार, कि यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, उसमें जो ट्रांजैक्शन 50% जो यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन हुए हैं, वो 200 रुपए से कम का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। यानी गरीबी काफी ज्यादा है, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये चीजें हैं। 200 से कम का ट्रांजैक्शन, जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ उसका 50% ट्रांजैक्शन 200 रुपए से कम हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये डाटा अगर अलग से गवर्नमेंट जारी की है तो कुछ मतलब होगा इसका। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, यानी जलवायु से संबंधित लेके जो फाइनेंसिंग है उसका क्या है, उसका क्या प्रोजेक्शन है सरकार का, उससे संबंधित बात की गई है कि 2000 टारगेट, देखिए टारगेट आपको याद होना चाहिए कि सबको आवास देना है कब तक, हर घर तक नल पहुंच जाना है कब तक। तो ये जो सारी चीजें टारगेट होती हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से टारगेट इसमें दिया है 2070, सरकार ने कहा कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करेंगे, यानी कि हमारा जो कार्बन का उत्सर्जन है, जो कार्बन इमिशन है, उसको कहां लाना है, नेट जीरो कर देना है। हम कार्बन का उत्सर्जन नहीं करेंगे, कब तक, 2070 तक, ठीक है। आज के 50 साल बाद की घटना है, जब तक कि हम लोग किस अवस्था में रहेंगे आप भी समझ सकते हैं उस चीज को। तो उस समय कार्बन का इमिशन नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका जो अक्षय ऊर्जा स्रोत है उन पे आ गए, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इन चीजों पर सरकार क्या करे, ट्रांसमिट करे, वो मूव कर रही है। इसी तरीके के 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है, कार्बन उत्सर्जन। एक है आपका एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। पेरिस सम्मेलन में 2015 में डिसाइड किया गया था कि
सब राष्ट्र जो है कि क्लाइमेट को सुरक्षा करने के लिए, यानी कि जलवायु की सुरक्षा के लिए अपना अपना नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था कि 2030 तक सरकार ने क्लाइमेट से संबंधित एनडीसी क्या जारी किया था कि 2030 तक हम 2005 का जो कार्बन उत्सर्जन है उसका 33 से लेकर के 35% तक उस उत्सर्जन को क्या करेंगे, कम करेंगे। सरकार ने कहा है कि 2030 तक अगले 8 सालों में, ठीक है, क्या करेगी सरकार, जो 2005 का कार्बन उत्सर्जन का स्तर था उसका कितना कम करेगी, 33 से 35%। ठीक है, आप एग्जैक्ट डाटा दे दिए होते, अब इतना घुमा फिरा के बात करें, 2005 के स्तर में जो था उसका 33 से 35% सरकार कम करेगी। कब तक कम करेगी, 2030 तक। 2030 तक कितना कम करेगी, 70 तक कार्बन नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। ठीक है, इसके बाद क्लाइमेट यानी जलवायु से संबंधित एक और है जिसका नाम है लाइफ आंदोलन, लाइफ मूवमेंट। ठीक है, लाइफ मूवमेंट का क्या मतलब है, LIFE, लाइफ। तो लाइफ आंदोलन जो है आपका वो क्या है, आपका जलवायु से संबंधित है, यानी इन्वायरमेंट से संबंधित है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली अपना लाइफस्टाइल करिए, अपनी जो जीवन शैली है उसको इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखिए। उसके लिए एक जागरूकता के लिए एक आंदोलन चलाया गया, लाइफ आंदोलन। कल को आपसे पूछ सकता है लाइफ आंदोलन किससे संबंधित है, आप अपनी जीवन रेखा में कहीं भी नहीं देखे थे, तो ये पूरा अपनी जीवन रेखा को मिलाएंगे फिर भी नहीं होगा। तो सिंपल समझिएगा, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो भी चीजें हम अपना लाइफस्टाइल जीवन शैली में बना दें। हम घर से निकल रहे हैं तो लाइट बंद कर दें, कहीं देख रहे हैं कि कहीं कोई आपका पानी गिर रहा है तो उसको बंद करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के फ्रेंडली हमारा जो बिहेवियर हो जाएगा, लाइफस्टाइल हो जाएगी। तो यही है लाइफ आंदोलन, थोड़ा बहुत समझिएगा। फॉरेस्ट एरिया इंडिया में कितना है, टोटल जो एरिया है कितना है, 32 लाख कितना टोटल एरिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो उसका जो कितना परसेंट हमारे देश में फॉरेस्ट है, तो 24.62%, 24.62% हमारे यहाँ फॉरेस्ट है। और सरकार बताइए कि ये पूरे विश्व का 2% है। हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट है वो अपने आप में 100% में कितना है, 24.62% है। और अभी आगे चल के फॉरेस्ट की क्लास लेंगे तो बकायदा फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर क्या होते हैं, कितना परसेंट है, कैटेगराइजेशन कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन टोटल 24.62% आपका फॉरेस्ट है, और ये फॉरेस्ट आपका विश्व का कितना है, 2% है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट डेट। गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो कितना है, तो हमारे जीडीपी का 59.3%, 59.3% ऑफ जीडीपी गवर्नमेंट कर्जा ली हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट है हमारा, सरप्लस नहीं है। करंट अकाउंट हमारा घाटा में है, डेफिसिट में है। कितना घाटा में है, 9.6%, 9.6% आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होने का रीजन ये है कि पिछले साल ये सरप्लस में था। पिछले 17 सालों में पहली बार करंट अकाउंट हमारा सरप्लस था, यानी 2020-21 में। क्यों, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन लगा। इसमें जो चीजें आयात की जाती है, इंपोर्ट की जाती है, वो चीजें शामिल होती है करंट अकाउंट में। जैसे कोई भी चीज है, कोई सर्विसेज या फिर कोई गुड्स, ठीक है, इन चीजों को हम आयात करते हैं तो उसको करंट अकाउंट में हम रखते हैं। 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में बाहर की चीजों को हम रखते हैं, इसीलिए हमेशा ज्यादातर चीजें क्या रहती है, डेफिसिट में रहता है, घाटा में रहता है। तो सिंपल सा इसका कंसेप्ट आपके लिए कोई मतलब का नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। CAD भी इसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप से, CAD। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितना है, 9.6%। थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी वो कौन सा जगह है जहां हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। जहां हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। टॉप जगह कौन, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत का अमेरिका में होता है, UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। उसके बाद करते हैं तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हम एक्सपोर्ट यानी निर्यात करते हैं, कहां पे, चाइना में। तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हमारा सबसे ज्यादा कहां है, अमेरिका में। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, UAE, और उसके बाद फिर कौन है, चाइना। ठीक है, इसके बाद क्या है, इंपोर्ट डेस्टिनेशन। इंपोर्ट डेस्टिनेशन का क्या मतलब है, सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट
कहां से करते हैं? तो सबसे ज्यादा हम लोग आयात कहां से करते हैं? तो चाइना से करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा आयात कहां से करते हैं? अमेरिका से करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा आयात कहां करते हैं? यूएई। तो टॉप 3 है। टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी एक्सपोर्ट हम कहां करते हैं सबसे ज्यादा, और टॉप 3 इंपोर्ट डेस्टिनेशन आप याद रखिएगा, यानी कि आयात हम सबसे ज्यादा कहां से करते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी ऐसी एसेट्स जो परफॉर्म नहीं कर रही है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। यानी कि बैंकों में क्या होता है? एनपीए, बैंक जो कर्जे देते हैं, मान लीजिए हमको कर्जा दे दिए, ठीक है, मान लीजिए आपको कर्जा दे दिए, हम क्यों कर्ज में हूं, आपको कर्ज दे दिए, तो क्या होगा कि आप बैंक से कर्जा ले लिए, अब उस पर 90 दिन का ड्यूरेशन होता है, आप हर महीने आपको क्या भरना है? उस पर इंटरेस्ट देना है, ब्याज देना है, ठीक है। आप दे रहे आपके घर में कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी कारण हो, आपका मन नहीं कर रहा बैंक में ब्याज जमा करने की, तो अगर आप ब्याज की चीजें रोक दिए, नहीं दे रहे, तो 1 महीना रोक दिए, 2 महीना रोक दिए, 3 महीने, यानी 90 दिन तक तो बैंक चीजें थोड़ा उतना नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही 90 दिन बीतेगा, बैंक आपकी संपत्ति को, यानी कि आपको जो लोन दी है उसको किस कैटेगरी में डाल देती है? एनपीए में डाल देती है। यानी एक ऐसा एसेट्स है जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए में वो हो जाएगा। फिर बैंक क्या करती है? उसको रिकवरी करने की जल्दी कोशिश करती है। आगे चल के आगे क्लासेस में हम देखेंगे किस तरीके से बैंक में एनपीए होता है, इसके बाद उसके जो मंथली जो प्रोविजंस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बाद पैसा रिकवरी के लिए क्या होता है, कौन कौन सा डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होते हैं, किस तरीके से निकलता है, वो सारी चीजें आगे इकोनॉमी में हम लेंगे। एनपीए फिलहाल जानिए वो एसेट्स जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो 2017-18 में, 2017-18 से लेकर 2021-22 तक का डाटा सरकार दी है कि पहले 11.2% एनपीए था, अब घट के कितना हो गया? 6.9%, लगभग 7% हो गया घट करके, यानी एनपीए घट गया, यानी बैंक की जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थी वो कम हुई। तो अच्छा है, बैंक के लिए अच्छा है, ठीक है। कल को पैसा उनके पास जो परफॉर्मिंग एसेट्स वो हो जाएगी, जब परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएगी, सरकार बैंक के पास ज्यादा पैसा रहेगा, बैंक क्या करेगी? लोगों को देगी। जैसे ही आपको फिर से पैसा देगी, आप मार्केट में आएंगे, रोजगार करेंगे, 2 लोगों को नौकरी देंगे, फिर डिमांड बढ़ेगी, लोग खरीदेंगे आपसे, तो एक पूरी चेन चलती है पूरी। तो एनपीए कम होने का मतलब अच्छा है। तो कम कितना हुआ है एनपीए? 11.2% से 6.9%, याद रखिएगा, ठीक है। कल को आपको पूछ दे इस समय एनपीए कितना है? 6.9% कम हुआ है आपका। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन सरकार चलाई है कि जितने भी घर हैं हमारे यहाँ, आज हम आजादी को कितने साल हो गए? आज हम 47 से लेकर के आज हम देखें तो कितने साल, आज 75वां साल हम मना रहे हैं आजादी का, ठीक है। अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी भी क्या स्थिति है? कुछ लोगों को पानी दूर से लाना पड़ता है। तो सरकार का मिशन है, जल जीवन मिशन लेके आइए कि हर घर में नल हो, हर घर में यानी टैप वाटर मिले, टोटी घुमाए और पानी आ जाए। तो वो चीजें जल जीवन मिशन के थ्रू कर रही है सरकार, हर घर में पूरा 100% जल होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो 83 जिले हैं जहां पे 100% ये मिशन हो गया है, यानी 83 जिले ऐसे हैं जिसके हर घर में जल की सुविधा हो गई है। लगभग इसमें इकोनॉमिक सर्वे में ही डाटा बताया कि लगभग इसमें 738 जिले हैं भारत में, जिसमें 83 में क्या हो गया है? आपका जल जीवन मिशन पहुंच गया है, ठीक है। इसके अलावा ये एक सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे डाटा दे रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण हुआ था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। उसके थ्रू कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारा भारत का प्रजनन दर कितना है? 2 है। प्रजनन दर का मतलब क्या था? फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है कि एक दंपति है तो उनके कितने बच्चे, औसतन कितने बच्चे हैं। तो भारत का जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो 2 है, यानी कि एक दंपति के पास कितने बच्चे हैं? तो 2 हैं, ठीक है। अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ठीक है। किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में कम है, तो 2 है, यानी अधिकतम 2 बच्चे आपके औसत रूप से, कहीं ज्यादा भी होते हैं, कहीं कम भी होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते हैं, तो वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो 2 होते हैं आपके प्रजनन दर। इसके बाद क्या है? इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट क्या होता है? यानी कि इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब छोटा बच्चा, मोर्टलिटी का मतलब मृत्यु, और रेट का मतलब दर, यानी कि बाल मृत्यु दर। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है वो आपका क्या है? पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था। अभी अगर 1000 बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो उसमें कितने से मोर्टलिटी होती है, कितने मर जाते हैं, ठीक है, मृत्यु कितने बच्चों की हो जाती है। तो अभी जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे में आया, 5 से कम बच्चे हैं जो कि
ऐसी घटना होती है जिनके साथ मतलब होता है ना, जच्चा बच्चा दोनों लोग सुरक्षित हैं। जच्चा का मतलब माता होता है, बच्चा का मतलब बच्चा होता है। तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि आपका ये संस्थागत डिलीवरी हो रही है, यानी कि तो आपका क्या है कि जो आपका जो IMR में क्या है, जो बच्चों का जो मृत्यु दर है वो 1000 अगर बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 5 ही मर पा रहे हैं। पहले ज़्यादा होता था क्योंकि डिलीवरी वगैरह घरों में होती थी, जो वृद्ध महिलाएं होती थी वो डिलीवरी कराती थी, तो उसमें इन्फेक्शन की या जो भी चीज़ें दिक्कतें होती हो तो उसमें चीज़ें परेशानी होती थी। अब क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी कि हर जगह हर गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गए, PHC जिसको बोला जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आजकल लोग हॉस्पिटल में भी आ जा रहा है, कोई भी परेशानी हो रही। तो बच्चों की मृत्यु दर जो है वो बहुत कम हो गई। IMR की रेट कितना है, 5 से भी कम हो गया है। प्रजनन दर 2 है, 2 बच्चे प्रति दंपति होते हैं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो आपका जो इंडियन इकोनॉमी है, इसके बाद है लास्ट पॉइंट है, इंडियन इकोनॉमी हमारी जो है वो $3 ट्रिलियन की है। कितने की है? लगभग $3 ट्रिलियन की है। और सरकार का टारगेट क्या है, 2024-25 तक हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन का लगाने की जो टारगेट है, जो लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे 2024-25 तक। हालांकि कोरोना आ गया जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी भी है, उसके संबंध में हम बजट में बात करेंगे, बजट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आपका 2024-25 तक आपका 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट है, लक्ष्य है। और भारत जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे विश्व की। कौन कौन पहले नंबर पे? अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी, UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, और आपका भारत। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया पूरे विश्व का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अक्सर जैसे सुने होंगे कि हमको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है भारत की, लेकिन वो पता ही नहीं ट्रिलियन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिलियन क्या होता है देख लेते हैं आज कि 1 मिलियन समझे होंगे। 1 मिलियन का मतलब क्या है आपका 10 लाख। 1 मिलियन का क्या मतलब है 10 लाख। और इसके बाद 10 मिलियन का क्या मतलब होता है 100 लाख होता है, यानी कि 1 करोड़ होता है। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है 10 और 10 से करेंगे क्या हो जाएगा 100 लाख हो जाएगा, यानी 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। और अगर मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन आता है। 1 बिलियन, 1 बिलियन का मतलब क्या होता है 1 करोड़ से 1 बिलियन करेंगे क्या हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है। 1 बिलियन का मतलब क्या होता है 10 करोड़। अब बिलियन के बाद 1 बिलियन के बाद 10 बिलियन आता है, 10 बिलियन आता है। 10 बिलियन का मतलब क्या होता है 100 करोड़। 100 करोड़ का मतलब क्या होता है 1 अरब होता है, ठीक है। 10 बिलियन का मतलब 1 अरब होता है। और इसके बाद बिलियन के बाद क्या आता है ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है 10 अरब। क्या होता है 10 अरब। 1 अरब से कितना हो गया 10 अरब हो गया। 1 ट्रिलियन का मतलब 10 ट्रिलियन का मतलब क्या होता है 100 अरब, यानी कि 100 अरब का क्या मतलब होता है 1 खरब होता है, ठीक है। तो ये होता है मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। जैसे इसमें क्या है अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इसके बाद शंख महाशंख। शंख महाशंख तो हमको भी नहीं पता है क्या होता है, लेकिन चलता आता है। तो ये चीजें हैं आपका। इसको थोड़ा सा आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए इसको दे दिए हैं। नॉर्मली क्या है आपका 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है हमारी अभी, और इसको 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है 2024 से लेकर के 25 तक, ठीक है। तो ये था हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। और चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक करिएगा, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिंक जो है आपको दिया गया है, जो भी सोशल मीडिया के लिंक है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।